नमस्कार। द सलवेश परिवार में मैं शेखर पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज की तरह आज भी स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बेहतर तरीके से सबकी चल भी रही होगी। मित्रों, पिछली क्लास में हम लोगों ने राजनीतिक विचारकों के क्रम में प्लेटो के संदर्भ में तमाम सारी बातें की हुई थी दो कक्षाओं के माध्यम से। आज उसी कड़ी में हम लोग अरस्तू पे एक क्लास करने जा रहे हैं और एक ही क्लास में अरस्तू को पूरी तरह से जानने समझने का प्रयास करते हैं। शुरुआत करते हैं। अरस्तू के संदर्भ में पहली बात लिखी हुई है कि अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में स्टेगिरा में हुआ था। महत्वपूर्ण तथ्य है, स्टेगिरा, यूनान में स्टेगिरा। अरस्तु के पिता का नाम क्या था? तो भाई निकोमैकस ये पिता का नाम था। ये कौन थे? तो भाई मेसिडोनिया के राजा फिलिप का राजवैद्य थे। अर्थात यूनान के अंतर्गत एक मेसिडोनिया छोटा सा राज्य था। राजा वहां के थे फिलिप। फिलिप कौन है? यह सिकंदर के पिता थे और फिलिप के यह राजवैद्य के रूप में अरस्तु के पिता कार्यरत थे। अरस्तु की नियुक्ति सिकंदर के गुरु के रूप में होती है। अरस्तु ने 335 ईसा पूर्व में एथेंस में लाइसियम नामक विद्यापीठ की स्थापना की थी। बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि 335 ईसा पूर्व में एथेंस में लाइसियम नामक स्कूल की विद्यापीठ की स्थापना की थी। अरस्तु ने अतार्नियस के राजा हर्मियस की दत्तपुत्री पिथियास से विवाह किया था। अर्थात पिथियास इनकी पत्नी हो गई। कहाँ की? तो अतार्नियस, यह भी एक राज्य रहा छोटा सा। अरस्तु की एक महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही हुई है कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरी बार अपराध करने का मौका नहीं दूंगा। कौन कह रहा है? अरस्तु कह रहे हैं। एथेंस के संदर्भ में कह रहे हैं कि एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरी बार अपराध करने का मौका नहीं दूंगा। सुकरात के संदर्भ में यह बात अरस्तु ने कही हुई है। एक अंतिम बात इस पेज पे लिखा हुआ है कि दांते ने अरस्तु को बुद्धिमानों का गुरु कहा है। किसने अरस्तु को बुद्धिमानों का गुरु कहा है? उत्तर है, दांते ने अरस्तु को बुद्धिमानों का गुरु कहा है। जॉर्ज कैटिनले ने अरस्तु को विद्या का महानतम सर्वज्ञानी कहा। किसने? जॉर्ज कैटिनले ने अरस्तु को विद्या का महानतम सर्वज्ञानी कहा है। विद्या का महानतम सर्वज्ञानी। जबकि फोस्टर ने कहा है कि मानव इतिहास में अरस्तु की बौद्धिक उच्चता के समान कोई दूसरा नहीं है। तो ये जो भी महत्वपूर्ण विचार हैं विद्वानों के, निश्चित रूप से आपको याद करना होगा। अरस्तु ने सर्वप्रथम राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया? आगमन पद्धति का प्रयोग किया। आगमन पद्धति क्या होता है? तो अज्ञात से ज्ञात की खोज। अर्थात आगमन पद्धति का सीधा सीधा परिभाषा इस रूप में क्या आता है? अज्ञात से ज्ञात की खोज। अर्थात कुछ विशिष्ट तथ्यों के माध्यम से किसी एक सार्वजनिक नियम या सिद्धांत का स्थापना करना, यह आगमन पद्धति कहलाता है। अर्थात अज्ञात से ज्ञात, मान लें मनुष्य के संदर्भ में बात हो रही है। मनुष्य क्या है यह पता नहीं है, हमें ज्ञात करना है। और हमारे पास क्या चीजें हैं? दो हाथ हैं, दो पैर हैं, आंख है, नाक है, कान है, आदि आदि। तो यह निकल करके आया कि हमें ज्ञात जो है, जो कि अपूर्ण है,
और जब इन सबको मिला लिया जाता है तो हाथ, नाक, कान, आँख आदि के माध्यम से एक सुस्पष्ट स्ट्रक्चर या संरचना वाला कोई भी जीव मनुष्य कहलाता है। तो अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात क्या हुआ हमें कि मनुष्य किसे कहा जाता है, तो यह हमें ज्ञात हो रहा है, आगमन पद्धति इसे ही कहा जाता है। अरस्तु ने राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं के विकास की व्याख्या के लिए, इसके राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं के विकास की व्याख्या के लिए सो उद्देश्य मूलक पद्धति को अपनाया था, उद्देश्य मूलक पद्धति को अपनाया था। उन्होंने न्याय का सिद्धांत, कुछ बातें न्याय के संदर्भ में, अरस्तु ने न्याय का सिद्धांत अपने एक प्रमुख किताब रिटोरिक में प्रस्तुत किया है। इसमें रिटोरिक, न्याय का सिद्धांत अरस्तु ने रिटोरिक में प्रस्तुत किया है। तमाम सारी बातें अब न्याय के संदर्भ में। अरस्तु के अनुसार न्याय क्या है, तो अरस्तु कहता है कि न्याय सद्गुण का व्यावहारिक प्रयोग है। अरस्तु न्याय के संदर्भ में क्या कहता है, कैसे परिभाषित करता है? सद्गुण का व्यावहारिक प्रयोग न्याय है। यह कथन किसका है, यह विचार किसका है? अरस्तु का। सद्गुण का व्यावहारिक प्रयोग। आगे लिखा हुआ है कि अरस्तु के न्याय में सामाजिक नैतिकता तथा कानूनी दायित्व का समावेश है। बड़े महत्वपूर्ण, न्याय के संदर्भ में ये सारी लाइनें हैं अरस्तु की। अरस्तु के न्याय में सामाजिक नैतिकता और कानूनी दायित्व का समावेश है। अरस्तु सद्गुण और न्याय दोनों को पर्यायवाची मानता है। सद्गुण और न्याय दोनों को पर्यायवाची मानता है। कौन? अरस्तु। अरस्तु न्याय और नैतिकता में अंतर नहीं करता। न्याय और नैतिकता में अंतर नहीं करता, बल्कि न्याय को नैतिकता से श्रेष्ठ मानता है। न्याय और नैतिकता में अंतर नहीं करता, बल्कि न्याय को नैतिकता से श्रेष्ठ मानता है। अरस्तु न्याय को दो भागों में विभाजित करता है, सामान्य न्याय और विशिष्ट न्याय। सामान्य न्याय का तात्पर्य संपूर्ण श्रेष्ठता से है। सामान्य न्याय का अर्थ संपूर्ण श्रेष्ठता से है, अर्थात पड़ोसियों के साथ नैतिक आचरण या व्यवहार। ठीक है। इस संदर्भ में दो विभाजन देखने को मिलता है, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। दूसरा जो विशिष्ट न्याय है, उस पे संदर्भ में बात करते हैं। विशिष्ट न्याय का तात्पर्य श्रेष्ठता के विशिष्ट पक्ष से है। श्रेष्ठता के विशिष्ट पक्ष से है, अर्थात व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार करता है। अर्थात व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार करता है। अरस्तु विशिष्ट न्याय को दो भागों में विभाजित करता है, विवरणात्मक और सुधारात्मक। विवरणात्मक और सुधारात्मक, यह दो भागों में विभाजन किसका किया है? विशिष्ट न्याय को। जबकि यहां पे ऊपर हमने देखा, यह था सामान्य न्याय के संदर्भ में वितरणात्मक और सुधारात्मक। ठीक है, वितरणात्मक लिखा हुआ है, जबकि यहां पे हमने देखा विशिष्ट न्याय में विवरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय का तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता अनुपात में लाभ और पुरस्कार को प्रदान किया जाना है। अब जो ऊपर हमने सामान्य न्याय के संदर्भ में देखा हुआ था दो विभाजन, जिसमें से एक वितरणात्मक था, तो वितरणात्मक न्याय क्या है उसको बताया गया है। वितरणात्मक न्याय का तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुपात में, जो जितना योग्य है, जितना
क्षमतावान है उसी अनुपात में उसको लाभ और पुरस्कार मिलना चाहिए। व्यक्तियों के पारस्परिक लेन देन के सुधारात्मक न्याय का तात्पर्य के संबंधों का नियमन। सुधारात्मक न्याय क्या है उसको बताने का प्रयास किया गया है। सुधारात्मक न्याय का तात्पर्य क्या है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। सुधारात्मक न्याय का तात्पर्य क्या है, तो सुधारात्मक न्याय का तात्पर्य है व्यक्तियों के, देखेंगे सुधारात्मक न्याय का तात्पर्य क्या है, व्यक्तियों के पारस्परिक लेन देन के संबंधों का नियमन, यह सुधारात्मक न्याय बताया गया है। ठीक है, सुधारात्मक न्याय का तात्पर्य क्या है, आगे पीछे हो गया है, व्यक्तियों के पारस्परिक लेन देन के संबंधों का नियमन, यह सुधारात्मक न्याय है। आगे लिखा हुआ है, अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है, परिवार और गांवों का संघ है। अरस्तु ने राज्य को क्या कहा है, परिवार और गांवों का संघ है, जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भर जीवन है। अरस्तु के अनुसार राज्य, परिवार और गांवों का संघ है, जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भर जीवन है। अरस्तु के अनुसार राज्य का जन्म मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है। वह इसलिए विद्यमान है कि उसका जीवन नैतिक रूप से उच्च हो सके। अरस्तु क्या कह रहा है राज्य के संदर्भ में, कि राज्य का जन्म मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है, और राज्य इसलिए विद्यमान है कि इससे उसका अर्थात मनुष्य का जीवन नैतिक रूप से उच्च हो सके। अरस्तु के अनुसार जिस मनुष्य को राज्य की आवश्यकता नहीं है, वह या तो देवता है या दानव है। जिस मनुष्य को राज्य की आवश्यकता नहीं है, वह या तो देवता है या फिर क्या है, दानव है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। ठीक है, राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु कहता है कि मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। मनुष्य स्वभाव से कैसा है, स्वभाववश एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। अगले पेज पे लिखा हुआ है कि अरस्तु राज्य को व्यक्ति से पहले मानता है। अरस्तु राज्य को व्यक्ति से पहले मानता है। फोस्टर का इस पर कथन है कि अरस्तु का राज्य घोंसले की तरह है, पिंजरे की तरह नहीं। महत्वपूर्ण लाइन है। फोस्टर कहता है अरस्तु का राज्य घोंसले की तरह है, पिंजरे की तरह नहीं। अरस्तु के अनुसार जो अपनी प्रकृति के कारण स्वयं का नहीं है बल्कि दूसरे का है, वह दास है। अब यहाँ पे कुछ बातें दासता के संदर्भ में अब देखने को मिलेंगी। दास, अरस्तु कहता है कि जो अपनी प्रकृति के कारण स्वयं का नहीं है, जो स्वयं का नहीं है बल्कि दूसरे का है, वह दास है। अरस्तु के अनुसार दासता एक प्राकृतिक संस्था है जो कि स्वामी और दास दोनों के लिए हितकारी होता है। दासता के संदर्भ में उसके समर्थक दिखाई दे रहे हैं। दासता एक प्राकृतिक संस्था है और दास और स्वामी दोनों के लिए यह जो विधान है दासता का, वह हितकारी होता है। अरस्तु के अनुसार शरीर से अलग होने पर भी दास क्या है, स्वामी के शरीर का अंग है। महत्वपूर्ण बात है, शरीर से अलग होने पर भी दास शरीर के अंग, स्वामी के शरीर का अंग है। अब इसका मतलब यह नहीं है
कि शरीर से अलग होने पर भी, मतलब दो अलग अलग व्यक्ति हैं ना भाई, स्वामी अलग एक व्यक्ति व्यक्तित्व वाला है, दास एक अलग व्यक्ति और व्यक्तित्व वाला है, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग शरीर वाले हैं। बावजूद इसके दास जो है उसे शरीर का अंग, स्वामी के शरीर का एक अंग बताया गया है। निम्नलिखित में से किसने दास को स्वामी के शरीर का अंग बताया है? उत्तर होगा अरस्तु ने। अरस्तु ने दासता के दो रूप बताए हैं। अरस्तु ने दासता के दो रूप बताए हैं, स्वाभाविक और वैधानिक। स्वाभाविक और वैधानिक क्या है देखते हैं। अरस्तु के अनुसार दासता केवल प्राकृतिक आधार पर निर्धारित होनी चाहिए, वैधानिक आधार पर नहीं। अरस्तु ने दासता के दो रूप बताए, एक स्वाभाविक और एक वैधानिक। नहीं, फिर आगे बात कह रहे हैं, दासता केवल प्राकृतिक आधार पर होनी चाहिए, वैधानिक आधार पर नहीं, अर्थात विधि सम्मत नहीं बताया जा रहा है दासता को अरस्तु के द्वारा। हालांकि प्राकृतिक जरूर कह रहे हैं, प्राकृतिक कह रहे हैं, लेकिन विधि सम्मत नहीं कह रहे हैं। मैक्सी कहता है कि दासता का समर्थन करने वाली अरस्तु की पुस्तक के अध्ययन को वर्जित कर देना चाहिए। मैक्सी आलोचना कर रहे हैं अरस्तु के दासता विचार की। कहते हैं कि दासता का समर्थन करने वाली अरस्तु की पुस्तक के अध्ययन को वर्जित कर देना चाहिए, जबकि मैकिलवेन ने कहा है कि दास पशु तो बना दिए जाते हैं पर उन्हें मानवता से भी मुक्त नहीं किया जाता। दास जो हैं वह पशु बना दिए जाते हैं किंतु मानवता से मुक्त नहीं किया जा सकता। अरस्तु के अनुसार कानून के संदर्भ में कुछ बातें। कानून का अर्थ क्या होता है? वासना से मुक्त विवेक होता है। वासना मतलब चाह, इच्छा। वासना से मुक्त विवेक होता है कानून का अर्थ। अरस्तु के अनुसार जब मनुष्य को पूर्ण बनाया जाता है तो वह पशुओं में श्रेष्ठ पशु है। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि मनुष्य पशुओं में श्रेष्ठ पशु है? उत्तर है अरस्तु ने यह बात कही हुई है। लेकिन जब उसे कानून और न्याय से पृथक कर दिया जाए तो वह सबसे निकृष्ट हो जाता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह लाइन है आपके लिए। किसने कहा है कि मनुष्य पशुओं में श्रेष्ठ पशु है? अरस्तु ने। अरस्तु के अनुसार नागरिक वह है जो अस्थायी रूप से न्याय के प्रशासन में तथा राजकीय पदों को ग्रहण करने में भाग लेता है। यह भी महत्वपूर्ण लाइन है। नागरिक को परिभाषित कर रहे हैं अरस्तु, कह रहे हैं कि नागरिक किसे कहा जाता है या कहा जाएगा? नागरिक वह है जो स्थायी रूप से न्यायिक प्रशासन और राजकीय पदों को ग्रहण करता है, न्यायिक प्रशासन में भाग लेता है, राजकीय पदों को ग्रहण करता है, वही नागरिक है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की भावनाओं का प्रशिक्षण, जिससे विवेक का विकास हो सके, भावनाओं का प्रशिक्षण। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो अरस्तु के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य भावनाओं का प्रशिक्षण है। बारकर कहते हैं कि अरस्तु संगीत की शिक्षा को महत्व दे रहे हैं, महत्व देते हुए अपने गुरु प्लेटो से 4 कदम आगे बढ़ जाते हैं। बारकर का कथन है कि अरस्तु संगीत की शिक्षा को महत्व देते हैं और महत्व देते देते वह अपने गुरु प्लेटो से 4 कदम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात को ले चलते हैं। लिखा हुआ है अरस्तु के अनुसार संपत्ति उन साधनों का समूह है जिसका उपयोग परिवार या राज्य द्वारा किया जाता है। संपत्ति क्या है? साधन है। संपत्ति क्या है? साधन है।
साधनों का समूह है जिसका उपयोग परिवार या राज्य के द्वारा किया जाता है। अरस्तू के अनुसार धन उपार्जन का सबसे घृणित उपाय ब्याज लेना है। अर्थात ब्याज की आलोचना की है अरस्तू ने, ब्याज संबंधी कार्य की। धन उपार्जन का अर्थात ब्याज लेकर के घी पीना, ब्याज लेना, धन उपार्जन करना ब्याज के माध्यम से, यह घृणित बताया है अरस्तू ने। अरस्तु संपत्ति के संबंध में व्यक्तिगत स्वामित्व और सार्वजनिक उपभोग का समर्थन करते हैं। व्यक्तिगत स्वामित्व और सार्वजनिक उपभोग का समर्थन करते हैं, अर्थात व्यक्ति विशेष के पास संपत्ति होनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति के पास होनी चाहिए, और यह जो उपभोग हो, सार्वजनिक उपभोग हो, उसका समर्थन अरस्तु कर रहे हैं। अरस्तु के अनुसार स्त्री पुरुष स्वामी दास के योग से जो समूह बनता है वह परिवार है। अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा विचारक है जो परिवार में स्त्री पुरुष दास को शामिल करता है? उत्तर है अरस्तु। संविधान। अरस्तु संविधान में हर छोटे बड़े परिवर्तन को क्रांति मानता है। अर्थात निम्नलिखित में से वह कौन विचारक है जो कि संविधान में किए गए किसी भी परिवर्तन को क्रांति कहता है? तो संविधान में किए गए किसी भी परिवर्तन को क्रांति अरस्तु मानता है। अरस्तु असमानता को क्रांति का मूल कारण बताता है। कौन सा वह विचारक है जो असमानता को क्रांति का मूल कारण बता रहा है? उत्तर है अरस्तु। अगली बात, अरस्तु के अनुसार समानता दो प्रकार की होती है, एक संख्यात्मक और दूसरा आनुपातिक। अरस्तु के अनुसार समानता दो प्रकार की होती है, संख्यात्मक और आनुपातिक। संख्यात्मक समानता सबको प्रत्येक बात में समान मानना है। संख्यात्मक समानता क्या है? सभी व्यक्तियों को सभी मुद्दों में, सभी बातों में समान मानना। आनुपातिक समानता क्या है? योग्यता के अनुपात में समान और असमान मानना। आनुपातिक समानता भेदपरक है। किस आधार पे यह भेद हो रहा है? योग्यता के आधार पे। ठीक है। संख्यात्मक समानता में सबको समान माना जा रहा है। आनुपातिक समानता में एक समान योग्यता रखने वाले एक वर्ग में, उससे ऊपर या उससे नीचे एक जैसी योग्यता रखने वाले अलग वर्ग में, अर्थात योग्यता के हिसाब से समानता असमानता में विभाजन आनुपातिक समानता है। अरस्तु आनुपातिक समानता का समर्थन करता है, अर्थात योग्यता के पक्षधर हैं, आनुपातिक समानता का समर्थन करता है। अरस्तु के अनुसार जिस प्रकार निरंतर उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे खर्चे सारे धन को खा जाते हैं, उसी प्रकार कानून उल्लंघन की भावना अल्पतम रूप से भी प्रवेश कर जाने पर राज्य को नष्ट कर देती है। बात समझिएगा, कितनी महत्वपूर्ण बात लिखा हुआ है। जिस प्रकार निरंतर उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे खर्चे सारे धन को खा जाते हैं, उसी प्रकार कानून उल्लंघन की भावना अल्पतम रूप से भी, अर्थात छोटे पैमाने पर भी कानून का उल्लंघन अगर किया जा रहा है तो इससे अंततः राज्य कमजोर होगा। आगे बात लिखी हुई है, मैक्सी के अनुसार राजनीतिक विभाजन क्रांति रूपी विष का प्रतिकार करने के लिए अरस्तु से अधिक विश्वसनीय उपायों का निर्देश नहीं कर सकता। मैक्सी क्या कह रहे हैं? राजनीतिक विभाजन क्रांति रूपी विष का प्रतिकार करने के लिए अरस्तु से अधिक विश्वसनीय उपायों का निर्देश नहीं कर सकता,
मैक्सी की यह बात। अरस्तु के अनुसार छोटे व्यक्ति बराबर होने के लिए विद्रोही बना करते हैं और बराबर स्थिति वाले बड़े बनने के लिए, अच्छी लाइन है, अरस्तु के अनुसार छोटे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से बराबरी के स्तर पर आने के लिए विद्रोह करते हैं, विद्रोही बनते हैं, जबकि एक समान बराबर स्थिति वाले कुछ आगे बढ़ने के लिए और बड़ा होने के लिए, अर्थात उनकी महत्वाकांक्षा और बड़ा होने की है, तो फिर विद्रोह करते हैं, विद्रोही बनते हैं या कानून का उल्लंघन करते हैं। ठीक है। अरस्तु के अनुसार संविधान राज्य के शासकीय पदों की व्यवस्था है। संविधान क्या है? अरस्तु कहते हैं संविधान राज्य के शासकीय पदों की एक व्यवस्था है। अरस्तु संविधान और सरकार को पर्यायवाची मानता है। अरस्तु संविधान और सरकार को पर्यायवाची मानते हैं। अरस्तु श्रेष्ठ संविधान उसे कहते हैं जो मध्यम वर्ग द्वारा प्रशासित हो। संविधान और सरकार को पर्यायवाची मान रहे हैं और कह रहे हैं श्रेष्ठ संविधान वह है जो मध्यम वर्ग द्वारा प्रशासित हो। इसे उन्होंने पॉलिटी कहा है। क्या कहा है? पॉलिटी कहा है। मध्यम वर्ग द्वारा प्रशासित सरकार को पॉलिटी कहा है, व्यवस्था कहा है व्यवहारिक दृष्टि से। ठीक है। मध्यम वर्ग द्वारा प्रशासित राज्य पॉलिटी कहा है इन्होंने। अरस्तु के अनुसार सुखमय जीवन समस्त बाधाओं से मुक्त जीवन है। सुखमय जीवन कैसा है? बाधाओं से मुक्त जीवन को सुखमय जीवन कहा है। अरस्तु सैद्धांतिक दृष्टि से राजतंत्र को श्रेष्ठ मानता है। समझिएगा, महत्वपूर्ण लाइन है। सैद्धांतिक दृष्टि से तो यह राजतंत्र को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से पॉलिटी को श्रेष्ठ बता रहे हैं। यह व्यवहारिक दृष्टि से है। सैद्धांतिक दृष्टि से राजतंत्र, व्यवहारिक दृष्टि से पॉलिटी को श्रेष्ठ मान रहे हैं। और पॉलिटी का मतलब क्या है? तो पॉलिटी का मतलब है मध्यम वर्ग द्वारा प्रशासित सरकार। ठीक है। चले, अरस्तु मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है। मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है और गोल्डन मेन इसे कहा हुआ है। मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है, इसे उसने क्या कहा है? गोल्डन मेन कहा है। ठीक है। मध्यम मार्ग को गोल्डन मेन कहा है अरस्तु ने। अगली बात, अरस्तु 3 प्रकार के शुभों की बात करता है। बाह्य शुभ, शारीरिक शुभ और आत्मा का शुभ। 3 प्रकार के शुभ की बात कर रहा है, बाह्य, शारीरिक और आत्मा। आत्मा के शुभ को श्रेष्ठ मानता है। आत्मा के शुभ को श्रेष्ठ बता रहे हैं अरस्तु। अरस्तु के अनुसार राज्य और व्यक्ति दोनों के लिए जीवन का श्रेष्ठ मार्ग शुभतापूर्ण जीवन है। राज्य और व्यक्ति दोनों के लिए जीवन का श्रेष्ठ मार्ग क्या है? शुभतापूर्ण जीवन है। और शुभतापूर्ण जीवन का मतलब क्या है? सुखमय जीवन, समस्त बाधाओं से मुक्त जीवन। आगे बात लिखी हुई है, अरस्तु के अनुसार आदर्श संविधान वह है, संविधान के संदर्भ में कुछ बातें। आदर्श संविधान वह है जिसमें दार्शनिक प्रवृत्ति तथा व्यवहारिक गुणों से संपन्न सभी लोगों को ऐसे अवसर मिले जिससे वे सुखी जीवन जी सकें। आदर्श संविधान का उद्देश्य क्या है? सुखी जीवन, नागरिकों के सुखी जीवन, व्यक्तियों के सुखी जीवन। यह आदर्श संविधान का लक्ष्य या उद्देश्य अरस्तु के अनुसार है। और यह कैसे संभव है? जब दार्शनिक प्रवृत्ति तथा व्यवहारिक गुणों से युक्त सभी लोगों को पर्याप्त अवसर मिले ताकि वह अपना जीवन सुखमय कर सकें। सेवाइन के अनुसार, सेवाइन कहता है इस संदर्भ में, सेवाइन के अनुसार
जिसे अरस्तु आदर्श राज्य मानता है वह क्या है? वह वास्तव में प्लेटो का उप आदर्श राज्य है। किसका कथन है? महत्वपूर्ण है। जिसे अरस्तु आदर्श राज्य कहता है वह वास्तव में क्या है? प्लेटो का उप आदर्श राज्य है। ठीक है। सिंक्लेयर के अनुसार अरस्तु वहां से प्रारंभ करता है जहां प्लेटो छोड़ देता है। ये तमाम सारी बातें आपको डिटेल्ड क्लास में सब कुछ बताया गया है। सारी चीजों को बिल्कुल अलग अलग करके तुलना करते हुए सब कुछ बहुत डिटेल में समझाया गया है। नोट्स आपके बने हुए हैं। नोट्स को एक बार अच्छे से रिवाइज निश्चित रूप से कर लिया करें, ताकि जब हम लोग इस फॉर्मेट में इन सारी चीज़ों को दोबारा से आंख के सामने से गुजारें तो चीज़ें स्पष्टता के साथ आगे बढ़ती चली जाएं। क्योंकि इस फॉर्मेट में एक्सप्लेन तनिक भी नहीं किया जाएगा। यह सिर्फ उद्देश्य है कि आपको सारी चीज़ें रिकॉल कराते चलें, ताकि आपको ऐसा न प्रतीत हो कि सब कुछ जैसे भूल गया है। ठीक है। आगे लिखा हुआ है, सिंक्लेयर के अनुसार अरस्तु वहां से प्रारंभ करता है जहां प्लेटो छोड़ देता है। महत्वपूर्ण लाइन है। एवेंस्टीन के अनुसार अरस्तु का आदर्श राज्य वह है जो प्लेटो का उप आदर्श राज्य है। ठीक वैसे ही जैसे सेवाइन कहता है, वैसे ही एवेंस्टीन के द्वारा भी यह बात कही जा रही है। सेवाइन भी कह रहा है कि जिसे अरस्तु आदर्श राज्य मानता है वह प्लेटो का उप आदर्श राज्य है। इवेंस्टीन कह रहे हैं अरस्तु का आदर्श राज्य वही है जो प्लेटो का उप आदर्श राज्य है। इसे भी मनुष्यों द्वारा अपूर्ण विश्व में साकार रूप प्रदान किया जा सकता है। चले, मैक्सी ने अरस्तु को प्रथम राजवैज्ञानिक कहा है। अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक अर्थात राजवैज्ञानिक किसने कहा है? मैक्सी ने कहा हुआ है। ठीक है। तो ये तमाम सारी बातें स्पेशली अरस्तु के संदर्भ में रहीं। अब कुछ बातें हम लोग प्लेटो और अरस्तु में तुलना के अंतर्गत देखेंगे। सबसे पहले कुछ असमानताओं को लेकर के हम लोग बात देखते हैं। प्लेटो की पद्धति कैसी है? तो प्लेटो की दार्शनिक पद्धति, राजनीतिक पद्धति जो है वह निगमनात्मक है, जबकि अरस्तु की कैसी है? तो अरस्तु की आगमनात्मक है। प्लेटो दार्शनिक शासकों द्वारा प्रशासित राज्य को श्रेष्ठ मानता है। प्लेटो दार्शनिक शासकों द्वारा प्रशासित राज्य को श्रेष्ठ मानता है। अरस्तु ऐसा विधान चाहता है जिसके अनुसार आदर्श राज्य का निर्माण किया जा सके। दोनों में अंतर है। प्लेटो दार्शनिक शासकों द्वारा प्रशासित राज्य जो होता है वह श्रेष्ठ कह रहा है, जबकि अरस्तु आदर्श राज्य के निर्माण की बात करता है। ऐसा विधान होना चाहिए जिससे आदर्श राज्य का निर्माण किया जा सके। प्लेटो आदर्शवादी हैं, अरस्तु यथार्थवादी हैं। प्लेटो आदर्शवादी हैं, अरस्तु यथार्थवादी हैं। प्लेटो दार्शनिक शासक की निरंकुशता को स्वीकार करते हैं। अरस्तु कानून की संप्रभुता में विश्वास करते हैं। प्लेटो राज्य को व्यक्ति का वृहद रूप बताते हैं। प्लेटो राज्य को व्यक्ति का वृहद रूप बताते हैं, जबकि आपको याद होगा अरस्तु परिवार का विस्तृत रूप बताते हैं ना भाई। हाँ, अरस्तु राज्य को परिवार का वृहद रूप मानते हैं। महत्वपूर्ण लाइन है। प्लेटो कैसे हैं? प्रगतिवादी हैं। अरस्तु कैसे हैं? रूढ़िवादी हैं, परंपरावादी हैं। रूढ़िवादी का मतलब परंपरावादी। प्लेटो राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र को मिला देते हैं। प्लेटो राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र को एक करके डिस्कस करते हैं, जबकि अरस्तु पृथक पृथक डिस्कस करते हैं। दोनों को एक नहीं, पृथक मानते हैं।
प्लेटो व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार को बुराइयों की जड़ मानकर शासकों को वंचित कर देता है इन चीजों से। ठीक है, शासकों को वंचित कर देता है किससे? व्यक्तिगत संपत्ति से और परिवार से। क्यों? क्योंकि इन्हें वह बुराई मान रहा है, व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार को। ठीक है, यही कारण है कि शासक के पास व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार नहीं होना चाहिए। जबकि अरस्तु क्या कर रहे हैं? अरस्तु इन्हें आवश्यक बताते हैं, परिवार भी और व्यक्तिगत संपत्ति भी। चलें, प्लेटो स्त्रियों को प्रत्येक कार्य के योग्य मानता है। क्या अरस्तु? उत्तर है नहीं। स्त्रियों को प्रत्येक कार्य के लिए अर्थात योग्यता या क्षमता में पुरुषों की तुलना में निम्न मानता है अरस्तु। प्लेटो एकतावादी हैं, अरस्तु अनेकतावादी हैं। अब एकतावादी यहां से भी समझ सकते हैं कि प्लेटो सारे विषयों को एक में मिलाकर के अध्ययन कर रहे हैं। अरस्तु पृथक पृथक शास्त्र बता रहे हैं, विषय बता रहे हैं, तो एक नहीं बल्कि अनेक विषय हो रहे हैं, अनेकतावादी। चले, आगे लिखा हुआ है कुछ मुद्दे समानता को लेकर के। दोनों के दोनों राज्य को प्राकृतिक संस्था मानते हैं। चाहे प्लेटो चाहे अरस्तु, दोनों राज्य को प्राकृतिक संस्था मानते हैं। दोनों के उद्देश्य क्या हैं? दोनों के उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति है और यह नगर राज्य में ही संभव है। दोनों आदर्श राज्य की स्थापना के लिए राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा को आवश्यक मानते हैं। आदर्श राज्य की स्थापना राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा के द्वारा ही संभव है। इसके अलावा दोनों कानून की संप्रभुता को स्वीकार करते हैं। प्लेटो जहां लॉज में, तो वहीं अरस्तु पॉलिटिक्स में कानून की संप्रभुता को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। और दोनों राज्य के नैतिक स्वरूप में विश्वास करते हैं। दोनों लोकतंत्र विरोधी हैं। ठीक है, दोनों लोकतंत्र विरोधी हैं, राजतंत्र समर्थक हैं। कुछ और बातें, दोनों शासकों के प्रशिक्षण में विश्वास करते हैं। प्लेटो जहां सिराक्यूज के शासक डियोनीसियस द्वितीय तथा अरस्तु सिकंदर को प्रशिक्षण देता है गुरु के रूप में, तो शासकों के प्रशिक्षण में विश्वास करते हैं। दोनों के चिंतन का उद्देश्य क्या है? आदर्श राज्य की खोज करना। यह दोनों के चिंतन का, विचार का उद्देश्य है। तो ये तमाम सारी बातें हमने अरस्तु के संदर्भ में देखी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, फिर से मैं कहूं कि बात सिर्फ इतनी नहीं है, यह अभी एक शुरुआत है। ऐसा नहीं है कि प्लेटो के संदर्भ में सारी बातें हो गई, अरस्तु के संदर्भ में सारी बातें हो गई। ये सिर्फ वन लाइनर फॉर्मेट है। अभी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके, मान ले प्लेटो हम लोग पढ़ते हैं, अरस्तु पढ़ते हैं, तो अरस्तु या प्लेटो के संदर्भ में कुल 10 मुद्दे हैं। तो एक एक मुद्दे को लेकर के हम लोग छोटी छोटी 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो भी अलग से करने वाले हैं। बस धैर्य बना करके रखें। जिस तरीके से कराने का प्रयास कर रहा हूं उस तरीके को फॉलो करें। बस आंख के सामने से चीजें गुजरती चली जाएं, रिवाइज मोड आपका लगातार बना रहे। जहां तक तैयारी की बात है, तो अभी इतनी शानदार आपकी तैयारी होती चली जाएगी। थोड़ा सा धैर्य रखना है, धीरे धीरे ये तमाम सारी चीजें आपको उंगली पे बिल्कुल याद, जुबान पे होती हुई दिखाई पड़ेंगी। लेकिन थोड़ा सा मेहनत रोज अवश्य करते चलें। ठीक है, उसका कोई विकल्प नहीं है। पढ़ना होगा, याद करना होगा, तभी तैयार होगा ना भाई। और थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे तभी याद होगा। ठीक है, निश्चित रूप से अपने कमेंट अवश्य लिखा करें। मिलते हैं अगली क्लास में फिर। धन्यवाद।